रशिया यूक्रेन की लड़ाई जिस बात को लेकर शुरू हुई थी कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करेगा, इस बात को लेकर रशिया ने यूक्रेन के साथ एक वॉर तक शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या, यूरोप के दो स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड और स्वीडन, इन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया। फिनलैंड ने तो ऑल्दो पिछले ही साल नाटो ज्वाइन कर लिया था और नाटो का 31st कंट्री बना था, लेकिन जो स्वीडन की बिड है ना, वो रह गई थी क्योंकि हंगरी ने और टर्की ने इसको अपोज किया था। लेकिन साल 2024 की जो शुरुआत है ना, ये स्वीडन के लिए और नाटो दोनों के लिए बहुत अच्छी रही। पहले टर्की ने अप्रूवल दे दिया और इसके बाद अब हंगरी ने भी अप्रूवल दे दिया। हंगरी और टर्की नाटो की मेंबरशिप के लिए स्वीडन की बिड को बार बार डिनाई क्यों कर रहे थे, रशिया यूक्रेन की लड़ाई पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही में आने वाले समय में भी क्यों नाटो का ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये यूरोप को एक कॉन्क्रीट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जियो पॉलिटिक्स की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नाउ बेसिक्स के साथ शुरुआत करता हूं और आपको ये जो पूरा टॉपिक है ये क्लियर करवा देता हूं। साल 1945 में ऑल्दो वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो जाती है, लेकिन इसके बाद कोल्ड वॉर शुरू होती है जिसमें यूएसएसआर और यूएसए आपस में राइवल होते हैं। एज यूजुअल दोनों ही पार्टीज़ ने चेक और बैलेंस बनाए रखने के लिए डिटरेंस की पॉलिसी को फॉलो किया, जिसका जो मेन कैरेक्टर था, जो मेन एस्पेक्ट था, वो था मिलिट्री अलायंस। इसकी जो शुरुआत है ना, वो यूएसए ने करी। वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेसी वाली थी उस समय और आज भी हैं काफ़ी हद तक, इसके अलावा जो कैपिटलिज्म बेस्ड इकोनॉमी है, इनके साथ मिलकर उसने नाटो को फॉर्म किया, जो कि एक तरीके का मिलिट्री अलायंस था। इस अलायंस की वजह से ना यूएसए का यूरोप में इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था और यूएसएसआर ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए यूएसएसआर ने क्या किया, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी ना, इनको साथ में लेके वार्सो पैक्ट बना दिया। ये भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे नाटो था। टाइम ऐसे ही बीतता रहा, कोल्ड वॉर की एंडिंग हो गई और जो 90s का टाइम था ना, इस समय यूएसएसआर का जो इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड लेवल पर तो कम हुआ ही था, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में जो यूएसएसआर की ग्रिप थी ना, वो बहुत कमजोर हो गई थी। और 90s में आके जब यूएसएसआर कोलैप्स करता है ना, तो इसकी जो लेगेसी है वो रशिया को मिल जाती है, चाहे वही न्यूक्लियर आर्सेनल मिलना हो या फिर यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलना हो। लेकिन लेगेसी में सब कुछ ऐसा नहीं मिला था जो अच्छा हो। लेगेसी में बहुत सारे हेडेक भी मिले थे और उसमें जो सबसे बड़ा हेडेक था ना, वो था ईस्टर्न यूरोप में अब रशिया को अपनी ग्रिप बना के रखनी थी। और ऐसा करना रशिया के लिए काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि ईस्टर्न यूरोप रशिया का बैकयार्ड रहा है। ऐसा मान के चलते हैं कि ईस्टर्न यूरोप में रशिया का शुरू से ही इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि एथनिसिटी का भी इशू हैगा, इसके अलावा जियो पॉलिटिकल इशू तो है ही, लेकिन साथ ही में सिक्योरिटी का भी एंगल है। तो रशिया भी ये कहीं से नहीं चाहता था कि ईस्टर्न यूरोप में नाटो अपना एक्सपेंशन कर ले। रशिया के जो ये कंसर्न थे ये वैलिड भी थे, लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल था ना, वो ये था कि नाटो का अब होगा क्या, क्योंकि इसे यूएसएसआर को ध्यान में रखते हुए बनाया था और वो तो 90s के एरा में कोलैप्स कर गया। तो अब नाटो की प्रेजेंस कितनी ज़्यादा होगी, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी, ये एक बड़ा सवाल था। और रशिया का जो ये कंसर्न था ना, ये काफ़ी हद तक लेजिटिमेट था और ये साबित भी हो गया। 21st सेंचुरी के स्टार्ट में ही 3 बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, ये तीनों ही जो कंट्री है ना, इन्होंने नाटो ज्वाइन कर लिया। और ओवर द ईयर्स इसके बाद भी ऐसा ही होता रहा। ईस्टर्न यूरोप में जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो नाटो के ग्रुप में जाने लग गई। इस वजह से क्या हो रहा था, जो मॉस्को के सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ना, वो खतरे में पड़ने लग गई और इसका जो पीक पॉइंट है वो यूक्रेन की पार्टिसिपेंट्स को लेकर आ गया। और रशिया के लिए ये है ना अब ट्रिगर पॉइंट बन गया था। रीज़न, क्योंकि बाल्टिक कंट्रीज अब नाटो के खेमे में शामिल हो चुकी थी। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक अब नाटो की आर्मी की डायरेक्ट पहुंच थी और ऐसा अब रशिया साउथ में नहीं होने देना चाहता था। ऐसा हो जाता तो रशिया पूरी तरीके से इनसर्कल हो जाता। और किसी भी कंट्री की जो बॉर्डर होती है ना, वो उस कंट्री की सोवरेनिटी और डिग्निटी को शो करती है कि आपका अपनी बॉर्डर पर कितना कंट्रोल है। एक बार को चाहे कंट्री यहाँ पे रशिया हो या फिर कोई दूसरी कंट्री हो, चाहे वहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही हो या फिर जीडीपी श्रिंक कर रही हो, आर्मी और गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है अपनी बॉर्डर, उनको प्रोटेक्ट करना। रशिया ने भी ऐसा ही किया, यूक्रेन से अश्योरेंस मांगी कि आप नाटो में शामिल मत होइए, हमारी तरफ से कोई भी एग्रेशन नहीं होगा। हालांकि मुझसे पर्सनली पूछे तो साल 2014 में जो क्रीमिया में रशिया ने किया वो एक थोड़ा सा ब्लंडर था, क्योंकि इसके बाद यूक्रेन का जो स्टांस है वो काफ़ी हार्ड लाइन वाला हो गया था। लेकिन अंडर ज़ेलेंस्की जब यूक्रेन ने ईयू ज्वाइन करने की बात करी ना, तब रशिया में ये जो फियर था अब ये क्लियर होने लग गया कि पहले तो यूक्रेन ईयू का पार्ट बनेगा, फिर एज यूजुअल जैसे सभी ईयू की कंट्रीज एक एक करके नाटो का पार्ट बन रही हैं, यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बन जाएगा। अपने इन्हीं सिक्योरिटी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रशिया ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में अपना एक मिलिट्री इन्वेजन स्टार्ट कर दी। ध्यान रखना, ये इन्वेजन वॉर नहीं है, ये एक डीमिलिटराइजेशन का कैंपेन है जो रशिया ने यूक्रेन में शुरू किया है। और रशिया का जो ये डीमिलिटराइजेशन का जो कैंपेन है ना, अब इसको पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मुझसे पर्सनली पूछिए ना, तो रशिया ने कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया। 2014 के आसपास से जिस एरिया में यूक्रेन का उनका कंट्रोल था ना, लोहांस्क और दोनेत्स्क, उन्हीं रीजन में उन्हें बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा बाखमुत में और अवदिका में जीत मिली है। इसके बियॉन्ड रशिया ज़्यादा कुछ बड़ा कर नहीं पाया यूक्रेन में। और दूसरी तरफ यूएसए ने नाटो के थ्रू यूरोप में अपना जो इन्फ्लुएंस हैगा वो रशिया यूक्रेन की वॉर के दम पर बढ़ा लिया। और ये रशिया के लिए ना बहुत बड़ा ब्लंडर रहेगा, क्योंकि ये जो देश हैंगे ना, स्वीडन और फिनलैंड, ये ईयू के साथ अपनी कोऑपरेशन तो रखते थे पर कभी भी मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें ऐसा लगता था कि रशिया नाराज हो जाएगा। और ये जो स्टांस इन देशों ने अपनाया हुआ था ना, ये 200 सालों से भी ज़्यादा समय से अपनाया हुआ था। लेकिन रशिया यूक्रेन की जो ये लड़ाई है ना, इसने इन देशों की जो ये न्यूट्रलिटी वाली स्टांस था इसको खत्म कर दिया। और ये रशिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हर्ट करेगा, चाहे वो बाल्टिक रीजन में हो या फिर आर्कटिक रीजन में हो, क्योंकि नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हैगा। आर्कटिक रीजन में एक्सप्लोर करने के लिए कोई बनाएगा रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनके चार्टर में भी ये क्लियर कट मेंशन हैगा कि किसी भी नाटो कंट्री के ऊपर अगर कोई भी देश हमला करता है या वॉर डिक्लेयर करता है, तो इसे सभी सदस्य देश अपने ऊपर किया हुआ हमला या फिर वॉर मानेंगे और उस सदस्य देश के बचाव के लिए सामने आएंगे।
ऑल्दो ये जो हमलावर कंट्री है ये अफ्रीका का अल्जीरिया भी हो सकता है, लेकिन ओवर द ईयर्स क्या है ना, यूरोप ने यूएसए के साथ मिलकर अपनी मेंटेलिटी कुछ ऐसी बना ली है कि उन्हें लगता है ये जो हमलावर है ना ये रशिया ही होगा। इसलिए जो नाटो का प्राइमरीली मोटिव है ना वो रशिया ही होता है, रशिया को कंटेन करना ही होता है, चाहे वो आर्कटिक में करना हो, बाल्टिक रीजन में करना हो या फिर मेडिटेरियन सी में करना हो। ऑल्दो टर्की के साथ मिलकर यूएसए ने मेडिटेरियन सी में रशिया को कंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन बाल्टिक रीजन में जो असली लीड यूएसए को मिली है ना वो इन दोनों कंट्रीज़ के नाटो में शामिल होने के साथ ही मिली है। यूएसए के लिए बहुत अच्छा आएगा क्योंकि आर्कटिक रीजन में जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन बढ़ेंगी यूएसए भी चाहेगा कि उनकी वहाँ पे प्रेजेंस हो। अलास्का के दम पे तो यूएसए एक बार को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नाटो के दम पे यूरोप में रह के रशिया के खिलाफ यूएसए काफ़ी कुछ कर सकता है। लेकिन यूरोप के लिए अगर आप देखोगे ना तो नाटो का जो एक्सपेंशन हैगा ये ज़्यादा मायने रखता नहीं है। समझाता हूँ कैसी। पहला हैगा यूएसए का फैक्टर और दूसरा हैगा यूरोप की जो नाटो कंट्रीज़ है इनकी आपस में कोऑपरेशन। पहले यूएसए का फैक्टर समझ लो। यूएसए में है इलेक्शन और यूएसए के इलेक्शन में इस समय जो लीड कर रहे हैं ना वो है डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है ना नाटो को लेकर वो उनके वोटर बेस में अपार्ट फ्रॉम उनके वोटर बेस के बाहर यूएसए में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और वो क्या है कि ईस्ट में एक्सपेंशन करके ना नाटो का हमने रशिया को बार बार टीसी किया है और सैंक्शन लगा लगा के उस कंट्री को ना चाइना के साथ अलाइन कर दिया है। दूसरा सवाल जो उनके वोटर बेस में काफ़ी कॉमन हो चुका है ना वो ये है कि रशिया के खिलाफ जो यूएसए का टैक्स पेयर्स का पैसा है वो सिक्योरिटी के नाम पे हम यूरोप में खर्च क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब यूरोपियन कंट्रीज़ को खुद ही अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है। और ट्रंप जो ये बातें हैं ना हवा में नहीं कर रहे, उनका ऐसा कहने के पीछे लेजिटिमेट रीजन भी हैगा। नाटो कंट्रीज़ का रूल क्या हैगा कि 2% से ज़्यादा अपनी जीडीपी का हम डिफेंस पे खर्च करेंगे, लेकिन आज कितनी ही कंट्री हैं यूरोप में जो ऐसा कर रही हैं। इस लिहाज से जो ट्रंप है ना वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि अगर नाटो को कोई लीड कर रहा है ना तो वो यूएसए ही है। और ट्रंप का जो ये स्टांस है ना नाटो को लेकर यूरोप का, ये भी पिछले हफ्ते सामने आ गया जब एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि नाटो को लेकर आपके यूरोप के क्या स्टांस हैं, तो क्या आप उन कंट्रीज़ की हेल्प करोगे अगर उनको रशिया कभी इन्वेड करता है तो जवाब में ट्रंप ने यह कहा कि मैं रशिया को अपील करूंगा कि आप उन देशों के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी पे नहीं करी है ना तो मैं बचाने के लिए भी उन्हें नहीं आऊँगा। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोप में हड़कंप सा आ गया था और लेजिटिमेट रीज़न भी है। ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं और पहले ही टेन्योर में वो साफ कर चुके हैं कि वो नाटो से यूएसए को पुल आउट कर देंगे। ऐसे में जो यूरोपियन नाटो कंट्रीज़ हैं उनके कंसर्न भी वैलिड हैं। हम किस अम्ब्रेला के नीचे अपनी सिक्योरिटी लेकर बैठे हुए हैं जो कभी भी हट सकता है। और इसका जो लेजिटिमेट रीज़न है ना जितना मैंने पढ़ा है वो यूरोप की मेंटेलिटी है। बताता हूँ कैसे। जिस तरीके से नाटो की फॉर्मेशन हुई थी ना उस लिहाज से यूरोपियन कंट्रीज़ को आज भी ये लगता है कि रशिया को काउंटर करने के लिए यूरोप की ज़रूरत है यूएसए को। और इसी मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए इन देशों ने ना अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत कम खर्च किया है। अपनी जीडीपी का पोर्शन ज़्यादातर इन्होंने जो पैसा है वो डिफेंस सेक्टर से बाहर लगाया है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोसाइटी में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, और ये दिखाई भी देता है। और ऐसा ये देश कर इसलिए पाते हैं क्योंकि यूएसए के जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैंगे, इसके अलावा जो यूएसए की आर्मी है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सिक्योरिटी के लिए हमेशा तैनात रही है। लेकिन अब टाइम बदल गया है। यूएसए की इकोनॉमी ने जितना बूम करना था कर लिया। अब यूएसए को भी ज़रूरत है कि जो उसकी जो पार्टिसिपेंट कंट्री है ना वो भी कंट्रीब्यूट करें। नाटो का जो एक्सपेंशन हैगा ना ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए मायने नहीं रखता। इसका जो दूसरा रीज़न हैगा वो है यूरोपियन नाटो कंट्रीज़ के विद इन कोऑपरेशन। एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ कैसे। अभी जो नाटो का एक्सपेंशन हुआ है ना इसमें फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो को ज्वाइन किया है। इसमें जिस तरीके से इन्होंने इसको ज्वाइन किया ना ये पूरा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ, बेसिकली क्रक्स बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको। स्वीडन और फिनलैंड तो नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके पीछे रीज़न हैगा रशिया से मिलने वाला सिक्योरिटी थ्रेट। लेकिन हंगरी और टर्की इसको क्यों अपोज कर रहे थे और अब ऐसे अचानक से क्यों मान गई? सबसे पहली बात नोट कर लो, अचानक से नहीं मानने, मनाए गए हैं। टर्की ने अप्रूवल इसलिए दे दिया क्योंकि यूएसए ने F-35 की एक डील टर्की के साथ साइन की है। और हंगरी ने इसलिए अप्रूवल दे दिया क्योंकि स्वीडन की एक बड़ी डिफेंस कंपनी साब ग्रिपेन ने हंगरी के साथ एक डील साइन की है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है इन देशों के आपस में कोई शेयर्ड विजन या वैल्यू नहीं है जिस वजह से ये आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं। ये तो परिस्थिति इस तरीके की बन गई है ना कि ये देश आपस में साथ में आ रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ लो, जब एक बार नाटो ने इराक और अफगानिस्तान को इन्वेड किया था ना तब जर्मनी ने और फ्रांस ने यूएसए के डिसीजन की काफी आलोचना की थी। और ये सब तब था जब इन देशों की आपस में कॉमन विजन है, इसके अलावा शेयर्ड इंटरेस्ट हैं। और अब आप प्रेजेंट की सिचुएशन देखो, हंगरी के लीडर विक्टर ओरबान सामने से आकर ये कहते हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करी तो ईयू जो एड यूक्रेन को देना चाहता है उसे हम पास नहीं होने देंगे। या फिर टर्की को देख लो जो यूरोप को सामने से ये कहकर प्रेशराइज कर देता है कि अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं करी ना तो हमने यूरोप में माइग्रेशन क्राइसिस खड़ा कर देना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जो नाटो का एक्सपेंशन हुआ है ना ये इन देशों के बीच में शेयर्ड विजन या कॉमन इंटरेस्ट की वजह से नहीं हुआ बल्कि समय की जरूरत की वजह से हुआ है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई का इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए अब रशिया एक रिटर्न अश्योरेंस के बगैर ये वॉर खत्म नहीं करेगा जब तक यूक्रेन ये लिख कर नहीं दे देता कि हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही रशिया काफी कुछ खो चुका है। और कल को जब क्रेमलिन वॉर की असेसमेंट करेगा तब बाखमुत और अवदीवका में मिली जीत और लुहांस्क और डोनेत्स्क रीजन में मिले मिनरल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल हो जाना रशिया को काफी हर्ट करेगा। जो भी है जैसा भी है आने वाले समय में रशियन इलेक्शन में दिखाई देगा रशियंस ने अपनी इस हार को किस तरीके से एक्नॉलेज किया है। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।